नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक रिलेटेड है आपके यूपीएसआई एग्ज़ाम में जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड इस्तेमाल किया जाना है उससे। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 30 से ज़्यादा बैचेस में ये एग्ज़ाम हो रहा है और इन्होंने बाकायदा वेबसाइट पे नोटिस भी डाला है कि हम सभी बैचेस को नॉर्मलाइज़ करेंगे MBA CET 2015 के तौर पे। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल देखते हैं कि आज के टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि नॉर्मलाइजेशन मेथड के ज़रिए एक कैंडिडेट जो सुबह की मॉर्निंग में पेपर दे के आया उसके 250 नंबर हैं, एक कैंडिडेट जो शाम के शिफ्ट में पेपर दे के आया उसके 300 नंबर हैं। ये 250 नंबर और 300 नंबर बराबर हैं, हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? या अभी जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे बच्चे खुश होकर आ रहे हैं कि भाई मेरा बहुत अच्छा पेपर गया, मेरे तो 300 मार्क्स आएंगे, और किसी बैच का इतना टफ है कि सभी लोग बैठ रहे हैं हमारा बैच तो बहुत कठिन था, तो हम लोग 250 से या 200 से ऊपर भी नहीं ला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती हैं मार्क्स को लेकर, परसेंटेज को लेकर। लेकिन ये जो मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो यूपीएसआई में जो मेथड यूज़ होने वाला है, इसका आपके मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है। ये केवल और केवल इस बात पे निर्भर करता है ये मेथड कि आपसे ज़्यादा होशियार बच्चे आपके बैच में कितने थे। आपका लक भी इसमें मायने रखेगा कि आपके बैच में कितने बच्चे ऐसे थे जिनका आईक्यू लेवल आपसे ज़्यादा था। ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के ऊपर है, मार्क्स का इसका कोई लेना देना नहीं है। प्लस कौन सा बैच कितना हार्ड आया, कौन से बैच में पेपर कितना आसान आया, इन सब चीज़ों से परसेंटाइल तय होता है। आप कितने मार्क्स लेके आए हो उससे आपका परसेंटाइल तय नहीं होता। कैसे, ये सब मैं पूरा मेथड अभी आपको बताऊंगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि अगर यूपीएसआई एग्ज़ाम में लगभग 30 से ज़्यादा शिफ्ट हैं, तो किसी शिफ्ट में 30 शिफ्ट हैं, गौर कीजिएगा 30 शिफ्ट। मैं यहाँ पर 3 शिफ्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे कमज़ोर शिफ्ट, एक मिडिल, एक एवरेज शिफ्ट और एक शिफ्ट जिसमें बहुत आसान पेपर आया, या उस बैच में ऐसे बच्चे थे कि वो ऐसा कर गए। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे आपके सामने ये दिख रहा है कि बैच फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 बैच आपको दिख रहे हैं, उसमें टॉपर्स के मार्क्स दिए हुए हैं। केवल टॉपर के मार्क्स से हमारा मतलब है, टॉपर के मार्क्स हैं। किसी बैच में टॉपर केवल 250 ला पाया, किसी बैच का टॉपर 300 पे अटक गया, किसी बैच का टॉपर 350 तक गया। अब ये 250, 300 और 350 बराबर हैं इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बाद। कैसे, ये हम दोस्तों, मेरा जो इस चार्ट के ज़रिए आपको समझाने का मतलब है या मकसद है वो केवल इतना है, आपको ये बताना है कि यूपीएसआई में जो नॉर्मलाइजेशन का मेथड यूज़ होने वाला है उस मेथड का सार, केवल इतना ही है कि किसी भी बैच का कोई भी टॉपर, चाहे वो 400 में से 100 नंबर ला रहा है, 200 नंबर ला रहा है, 300 ला रहा है या 350 ला रहा है, अगर वो अपने बैच का टॉपर है तो चारों बराबर हैं। 100 नंबर वाला भी, 200 नंबर वाला भी, 300 वाला भी, 350 वाला भी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि एग्ज़ाम में कितने परसेंट आप लेके आए हो। ये आपको, इस मेथड को आप ढंग से समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर फर्स्ट टॉपर का, चाहे वो किसी बैच का फर्स्ट टॉपर हो, फर्स्ट टॉपर के बराबर होगा, सेकंड टॉपर के बराबर होगा, थर्ड टॉपर के बराबर होगा, फोर्थ टॉपर के बराबर होगा, और जो 50वें नंबर पे है वो 50वें नंबर के बराबर होगा, चाहे वो कितने भी मार्क्स लेकर आया है। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पेपर कितना भी कठिन बना दो या पेपर कितना भी आसान बना दो, उन्हें तो हर बैच से एक पर्टिकुलर नंबर स्टूडेंट लेने हैं, क्योंकि हर बैच का परसेंटाइल इसी से तय होगा। जो टॉपर है उसके 99.99 होंगे, सेकंड टॉपर के 99.98 हो जाएंगे,
थर्ड टॉपर के 99.97 हो जाएंगे, चाहे उसके कितने ही मार्क्स हैं, क्योंकि परसेंटाइल जो तय हो रहा है वो केवल और केवल इस बात से तय हो रहा है कि आपके ऊपर कितने स्टूडेंट हैं, आपसे ज़्यादा आईक्यू लेवल वाले, आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले आपके बैच में कितने स्टूडेंट हैं, केवल एक बैच में, जिस बैच में आप एग्ज़ाम दे कर आए हैं। जो इन्होंने आगे देखेंगे अभी आप फॉर्मूला जो दिया है, वो फॉर्मूला ये है कि कितने बच्चों के आपसे कम नंबर हैं उसे ऊपर रखो, बटे में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 100 से गुणा कर दो। परसेंटाइल केवल और केवल इससे तय हो रहा है कि आपके नीचे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके आपसे कम मार्क्स हैं, बस। अब मान लीजिए यूपीएसआई मेल की 2500 वैकेंसी हैं, फिजिकल के लिए 2 गुना लोग बुलाते हैं, 5000 लोग 6000 लोग अगर ये बुलाते हैं तो एन एवरेज हर बैच से ये 200 बच्चों को लेंगे, हर बैच से, चाहे उस बैच में कितने भी कम मार्क्स हैं कितने भी ज़्यादा हैं, हर बैच से 200 बच्चे ये लेंगे, लगभग 6000 लोग, क्योंकि 30 से ज़्यादा बैचेस में एग्ज़ाम हो रहा है तो फिजिकल के लिए लगभग 5-6 हज़ार लोग ये ले लेंगे, हर बैच के 200 लोग जाने हैं। आप टेंशन ना लीजिए, पेपर आपका हार्ड गया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैथ में आपके 50% हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, रीजनिंग में हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो बाद में जब सब इक्वेट होगा तो अपने आप क्वालिफाई करेंगे। कैसे करेंगे ये सब मैंने डीपली बताया है, आपको और क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है नॉर्मलाइजेशन मेथड, जो यूपी पुलिस भर्ती, जो आपकी सब इंस्पेक्टर भर्ती है 2017 की, इसमें अपनाया जाने वाला है। अब इस नॉर्मलाइजेशन को जानना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? ये जानना ज़रूरी इसलिए है, अगर आप यूपीएसआई का आपने एग्ज़ाम दिया है तो जब तक इस मेथड को आप नहीं जानेंगे, आप अपने अधिकार नहीं जानेंगे, और अगर कुछ गड़बड़ आगे चल के होती है तो आप अपने कोर्ट के जरिए किसी और माध्यम से भी आप उस राइट को नहीं ले पाएंगे। आपका राइट क्या है, इसलिए आपको बताना ज़रूरी है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, उसके लिए क्या तरीका है। तो ये साफ साफ जब आपके एडमिट कार्ड आए थे, उन एडमिट कार्ड पर उन्होंने साफ साफ लिखा था कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे, यानी कई शिफ्ट में एग्ज़ाम लेंगे, उन सारे शिफ्ट के बच्चों के मार्क्स हम इक्वेटेड करेंगे, नॉर्मलाइज करेंगे। और नॉर्मलाइज करने के लिए जो तरीका अपनाएंगे उस तरीके का नाम है MBA CET 2015। MBA CET 2015 ये एक तरीका था जिसके ज़रिए इस एग्ज़ाम को कई शिफ्ट में लिया गया था और बाद में उन बच्चों के मार्क्स इक्वेटेड किए गए थे। तो काफ़ी रिसर्च के बाद इस फॉर्मूले को बनाया था और वही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा। कैसे होगा, कैसे क्या करेंगे वो सब हम देखेंगे। तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बच्चे जो फीडबैक दे रहे हैं, जो एग्ज़ाम देकर आए हैं, कोई बोल रहा है कि रीजनिंग किसी बैच में आसान है, कोई किसी बैच में बहुत कठिन है, या कुछ लोग बोल रहे हैं हमारे बैच में मैथ बहुत कठिन थी, हम तो मैथ में 50% का जो कट ऑफ है उसे भी पार नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर नॉर्मलाइज तो हर पेपर में होता है, लेकिन यूपीएसआई केस में मेन बात क्या है कि हर सब्जेक्ट में आपको 50% लाना कंपलसरी है। तो ये नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर बहुत बड़ा असर डालने वाला है आप सभी बच्चों के मार्क्स पर। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं 300 से ज़्यादा नंबर ला रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, या जो सोच रहे हैं कि मुझे 250 से कम नंबर आए हैं मैं तो फेल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। 250 और 300 वाला भी इक्वल है। कैसे इक्वल है ये मैं आपको यहाँ से अभी बताऊँगा, डिफरेंस कैसे हो सकता है। चलिए, तो जैसा कि नोटिस में दिया था, मेरिट बनेगी इक्वेटेड स्कोर पे। इक्वेटेड स्कोर निकालने का जो तरीका है वो है MBA CET 2015 के हिसाब से, जो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे परसेंटेज और परसेंटाइल में क्या अंतर होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि परसेंटेज के बेस पर ही परसेंटाइल बनता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कैसे नहीं है ये मैं बता देता हूँ। जैसे परसेंटेज आप किसी का निकालेंगे तो जैसे 200 में से 180 का परसेंट निकालेंगे तो 180 बटे 200 गुणा 100, तो ये 90% के बराबर हो गया। या किसी भी नंबर का आप परसेंटेज निकालते रहें, आपको पता है। लेकिन सर जी ये परसेंटाइल बिल्कुल अलग मैटर है, इसका आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं। जो मेथड इस एग्ज़ाम या जो यूपीएसआई की मेरिट लिए बनाया जा रहा है, इस मेथड में जो परसेंटाइल निकल रहा है उसका आपके मार्क्स से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके बैच में
जो बच्चे बैठे उनका आईक्यू लेवल क्या था, आपका आईक्यू लेवल क्या है, आपसे कम नंबर वाले बच्चे कितने हैं, आपसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे कितने हैं। यानी परसेंटाइल निकालने का जो इसमें मेथड है वो सीधा सीधा यह है कि आपके नंबर और आप से कम नंबर वाले कितने बच्चे हैं। जैसे ही फॉर्मूला सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है कि परसेंटाइल ऑफ ए कैंडिडेट, तो ऊपर हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर मार्क लेस देन पर्टिकुलर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। इसको आगे हम एग्जाम्पल के ज़रिए क्लियर भी करेंगे। ठीक, तो फिलहाल इसमें क्या लिखा हुआ है वो मैं बता देता हूँ कि आपके मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों में से ऐसे बच्चे कितने हैं जिनके आपसे कम मार्क्स हैं, उन्हें ऊपर लिखेंगे और नीचे लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी 1000। 1000 में से मान लिया 900 लोग आपसे नीचे हैं, तो ये हो जाएगा 900 बटे 1000 गुणा 100। यानी इस फॉर्मूले में कहीं भी आपके मार्क्स नहीं आए, इस फॉर्मूले में सिर्फ और सिर्फ ये आया कि आपसे कम मार्क्स वाले बच्चे कितने थे। ठीक है, ये मेन अंतर है परसेंटेज और परसेंटाइल में। चलिए एग्जाम्पल ऑफ परसेंटाइल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि परसेंटाइल निकाला कैसे गया। चलिए एक एग्जाम्पल है, जैसे कि किसी एग्ज़ाम में एक बैच में अलग अलग बैच हैं, जिसमें से एक बैच में 14,618 बच्चे बैठे, जिसमें से जो टॉप 5 स्टूडेंट थे उनके 165 मार्क्स थे। तो उन 5 बच्चों का परसेंटाइल क्या होगा बताइए। तो टोटल ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट है 16,618। चलिए दोस्तों, दो बैच का एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं कि हमारा परसेंटाइल कैसे तय हो रहा है और हमारा इक्वेटेड स्कोर क्या बनेगा। उस इक्वेटेड स्कोर जो बनेगा, जो फाइनल जो स्कोर आएगा हमारे सामने इक्वेटेड स्कोर, उसके हिसाब से मेरिट बनेगी। वो इक्वेटेड स्कोर कैसे निकाला जाएगा, चलिए देखते हैं। जो ऐसा कि नोटिस में दिया था MBA CET 2015 में के हिसाब से हमारा जो UPSI में मेरिट बनेगी वैसे बनेगी। तो MBA CET 2015 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 4 बैच में एग्ज़ाम हुआ था, 2 दिन एग्ज़ाम हुआ था, मॉर्निंग इवनिंग 4 शिफ्ट में। यहाँ 2 शिफ्ट का एग्जाम्पल लेके हम लोग बताएंगे कि कैसे इसको इक्वेट किया गया। तो 4 बैच का ये एग्ज़ाम था, लगभग 15-15 हज़ार बच्चे चारों बैच में बैठे थे। तो परसेंटेज निकालने का क्या तरीका इन्होंने अपनाया, जैसे एक बैच है, पहले हम बैच फर्स्ट ले रहे हैं। इस बैच में लगभग 14,618 बच्चे प्रेजेंट थे। उन 14,618 बच्चों में से 5 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा नंबर लेके आए, 165 165 मार्क्स वो लेकर आए। ठीक, अब उनका परसेंटाइल क्या होगा, जो टॉप 5 स्टूडेंट थे उनका परसेंटाइल क्या होगा। तो वही मेथड जो हमने अभी देखा था कि हम सबसे ऊपर लिखेंगे उन लोगों की संख्या जिनके मार्क्स आपसे कम हैं। ठीक, तो उस बैच में 14,618 बच्चे बैठे थे, उसमें से 5 स्टूडेंट टॉपर रहे। तो 14,618 में से 5 घटा दिया तो ऊपर कितना आया, 14,613। 14,613 बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स आपसे कम थे। फिर उनमें लिखा है 14,618 और उसको गुणा कर दी 100 से। इन पांचों बच्चों का, ये जो 5 टॉपर बच्चे थे जिनके 165 मार्क्स थे, इनका परसेंटाइल बना 99.96। अब इस परसेंटाइल को निकालने में कहीं भी इन बच्चों के मार्क्स नहीं देखे गए। इनका जो देखा गया इस फॉर्मूले का, जो ये फॉर्मूला यूज़ हुआ है, इसमें केवल ये देखा गया उन 5 बच्चों से कितने बच्चे ऐसे थे जिनके मार्क्स इन 5 बच्चों से कम थे। परसेंटाइल केवल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और आपसे कम नंबर के बच्चे कितने हैं इस पे तय हो रहा है, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब ये हमने बात की बैच फर्स्ट की। अब एक बैच सेकंड का एग्जांपल ले लेते हैं। बैच सेकंड में 14,817 बच्चे बैठे। ठीक, उसमें जो टॉपर था वो एक बच्चा था, उस टॉपर के नंबर थे 155। तो इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, तो वही एक बच्चा टॉपर है तो बाकी सारे के सारे जितने बच्चे हैं उनके कम मार्क्स बैठेंगे उससे। तो सबसे ऊपर लिखेंगे हम 14,817 माइनस 1। ठीक, यानी कितना हुआ 14,816 अपॉन लिख देंगे 14,817 गुणा करेंगे 100 से। तो इसका जो परसेंटाइल आएगा वो आएगा, नीचे वाली टेबल में आप देख रहे हैं कि वो जो स्टूडेंट है
उसके 182 में से 155 मार्क्स थे और उसका परसेंटाइल जो निकल के आया 99.99 आया। अब आप यहाँ गौर कीजिएगा, उसके मार्क्स कितने हैं, 182 में से 185 हैं। उसका परसेंटेज से हमें कोई मतलब नहीं रहा, हमें मतलब क्या रहा कि उससे नीचे कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके उससे कम मार्क्स हैं। ये पूरी तरीके से अलग सोच है, अलग तरीका है, इसका फोकस कीजिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम में 90% लेके आए या एग्ज़ाम में आपके 40% आ रहे हैं। इस मेथड का मतलब केवल और केवल इतना है कि आपसे कम मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं, परसेंटाइल। इसलिए ये जो यूपीएसआई में फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आप फेसबुक देखिए, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, कहीं देखिए जो भी मिल रहा है वो बेमतलब, कोई गुस्सा हो रहा है, कोई ज़्यादा खुश हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें ये नॉर्मलाइजेशन का मेथड अभी तक पता नहीं है, इसको डीपली उन्होंने अभी समझा नहीं है। आप अगर इसे समझ रहे हैं तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे। आप एग्ज़ाम में 40% आ रहे हैं आपके, या एग्ज़ाम में आपके 90% आ रहे हैं, अभी तक इसका कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि किसी बैच का टॉपर जो 40% लाया है वो दूसरे 90% के बराबर है, क्योंकि परसेंटाइल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट से निकल रहा है, आपके मार्क के परसेंटेज नहीं। ठीक है, मुझे लगता है आप मेरी बात समझ गए होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने 2 बैच का कैलकुलेशन किया कि ये जो टेबल है वो बैच 1 की टेबल बना ली, और अभी जो हमने सेकंड देखा वो बैच सेकंड की टेबल बना ली। किस तरीके से बनाई कि बैच सेकंड में आप देखिए, एक स्टूडेंट है जो 155 नंबर लाया है, 5 स्टूडेंट हैं जो 152 मार्क्स लाए हैं, एक स्टूडेंट है 151 लाया है, एक स्टूडेंट 150 नंबर लाया है। फिर इनके अलग अलग हमने परसेंटाइल निकाल लिया, जो मेथड ऊपर दिया है। पहले वाले के 99.99 है, दूसरे के 99.96 है, फिर 99.95। इस तरीके से परसेंटाइल कम होता जा रहा है। यही सेम प्रोसीजर इन्होंने बैच फर्स्ट में अपनाया कि भाई 5 बच्चे हैं, उनके 165 मार्क्स हैं, उन 5 बच्चों का उन्होंने कैलकुलेट किया तो इनका परसेंटाइल आया 99.96। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है, ये पाँचों के पाँचों बच्चे टॉपर हैं, ये पाँचों के पाँचों सबसे हाईएस्ट मार्क लाए हैं, लेकिन इनका परसेंटाइल जो आया है वो आया है 99.96। लेकिन ये पाँचों टॉपर हैं, ये लेकिन बैच सेकंड वाले से पीछे हैं। जब फाइनल मेरिट बनेगी तो बैच सेकंड से कम आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि बैच सेकंड में केवल एक टॉपर था, बैच फर्स्ट में 5 टॉपर हैं। अब इन पाँचों टॉपर का जो परसेंटाइल है वो 99.96 है, उससे कम है। उसका देखिए 99.99 है, और इन पाँचों का 99.96 है। ये जो अंतर आया है ये इस वजह से आया है क्योंकि यहाँ पर उन लोगों की संख्या कम हो गई। वहाँ पर एक टॉपर था, यानी उसके नीचे ज़्यादा लोग ऐसे थे जिनके मार्क्स उससे कम थे। यहाँ पर 5 टॉपर हैं तो यहाँ पर कम लोग ऐसे हैं जो इन पाँचों से कम मार्क्स रखते हैं। ये परसेंटाइल यहाँ भी अंतर आ गया है, यानी ये भी एक फैक्टर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 बैच का देख लिया किस तरीके से हमने परसेंटाइल निकाला। आगे बढ़ते हैं। अब वही चीज़ जो आ रही है वही आप यहाँ पे समझाई गई है कि मान लीजिए कि 5 टॉपर हैं, उनके एक जैसे मार्क्स हैं, तो अगर एक स्टूडेंट होता तो उसके 99.99 होते, लेकिन क्योंकि 5 टॉपर हैं इसलिए उन्हें 99.99 ना देकर उन पाँचों को 99.96 दिया गया है। यानी किसी नंबर पे जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना परसेंटाइल उन सभी लोगों का गिर जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है कि परसेंटाइल इज़ डिपेंडिंग अपॉन हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर हैविंग स्कोर बिलो दैट पर्टिकुलर स्कोर। परसेंटाइल निकालने का केवल और केवल एक ही तरीका है कि उस पर्टिकुलर स्कोर के नीचे कितने स्टूडेंट मौजूद हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा गया है कि हाउ एंड व्हाट इज इक्वेटेड। पीछे तो हमने केवल परसेंटाइल निकाला, परसेंटाइल निकाल दिया सबका, ठीक। लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, हमारे सामने 1 2 3 4 5 कई सारे बैच हैं। यहाँ पर हम 2 बैच का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो इन 2 की बात करते हैं कि इन 2 बैचों में हमें क्या चीज़ इक्वेट करनी है। हम क्या चीज़ इक्वल करें कि
इन दोनों को हम न्याय दे सकें, इन दोनों को हम बराबर रख सकें। अगर पेपर आसान और कठिन था तो उनका मैटर इस पे ना हो। दूसरी एक खास बात क्या थी कि इन दोनों बैचों में कुछ क्वेश्चन गलत भी थे। किसी बैच में 10 गलत हैं तो किसी में 15 गलत हैं। जब हम आगे देखें कितने क्वेश्चन गलत थे, तो गलत क्वेश्चन से भी फ़र्क पड़ा स्टूडेंट्स पे। तो वो सारा का सारा जितने फैक्टर थे वो गायब हो जाएं कि क्वेश्चन कितने गलत थे या पेपर कितना हार्ड था। ऐसा क्या तरीका अपनाएं कि ये सब चीज़ें क्विट हो जाएं। ठीक है, अब जैसे इन्होंने दिया, इसके लिए अब दोनों के मार्क्स हमें इक्वेट करने हैं तो किसी ना किसी एक बैच को हमें रेफरेंस बैच बनाना पड़ेगा। यानी एक बैच को हम आइडियल बैच मानकर दूसरे को उससे तुलना करेंगे। यानी एक बैच को अगर हम आइडियल मान रहे हैं तो दूसरे बैच के मार्क्स या तो बढ़ेंगे या दूसरे बैच के मार्क्स घटेंगे। यानी रेफरेंस बैच जिसको भी हम मानेंगे उसको आइडियल मानेंगे और उसके अनुसार सारे बैच के मार्क्स घट या बढ़ सकते हैं। कैसे, देखते हैं। तो हमने माना इस केस में रेफरेंस बैच सेकंड को। मान लीजिए इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 182 में से 155। यहाँ 182 में से इसलिए दिया गया था क्योंकि इसमें 18 क्वेश्चन गलत थे। 200 में से 18 क्वेश्चन गलत थे, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी परेशान हुए थे और उन्होंने केस वेस भी किया था। फ़िलहाल तभी ये बहुत रिसर्च करने के बाद ये फॉर्मूला निकाला गया कि हर चीज़ नॉर्मलाइज कर दी जाए, सारे फैक्टर्स को गायब कर दिया जाए। इसको कैसे किया गया कि भाई जितने भी क्वेश्चन गलत थे उनको हटा दिया गया था और ये मान के चला गया था कि भाई ये स्कोर इनका 200 में से है। तो 182 में से 155 का जो भी परसेंटेज आया उसी परसेंटेज के हिसाब से 200 में से स्कोर निकाल लिया। यानी जिसके 182 में से 185 थे अब उसके 170 मान लिए गए। अब क्योंकि 170 मार्क्स जिस बच्चे के आए वो अकेला बच्चा था टॉपर, तो अकेला होने की वजह से सारे बच्चे उसके नीचे थे और उसका परसेंटाइल बना 99.93। सेकंड मार्क जो आया 152 मार्क्स पर 5 बच्चे थे। 5 बच्चे एक ही नंबर पे होने की वजह से, क्योंकि फिर उनके नीचे कम लोग रह गए, पाँचों के पाँचों पे आ गए, तो परसेंटाइल थोड़ा और डाउन हो गया 99.960। अगर यहाँ पर केवल एक ही बच्चा रहता तो परसेंटाइल ज़्यादा रहता, लेकिन 5 होने की वजह से क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो आपके नीचे हैं वो कम हो गए तो परसेंटाइल और गिर गया 99.96। अब देखिए 151 पे केवल एक बच्चा है, उसके हैं 99.95। इस तरीके से जितने आप डाउन होते जा रहे हैं, जितने लोग आपसे ऊपर पहुंचते जा रहे हैं, आपका परसेंटाइल गिरता जा रहा है। चाहे वो 200 नंबर ला रहा है या 150 ला रहा है, जितना हार्ड पेपर आ रहा है उतना स्कोर डाउन हो रहा है। लेकिन स्कोर डाउन होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि जो अच्छा है वो अच्छा है। पेपर कठिन है तो सबके लिए कठिन है ना, तो सभी का इक्वल हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है कि मैथ में आपके केवल 15 क्वेश्चन रह गए हैं तो पेपर हार्ड होने की वजह से रह गए हैं, वो बाद में इक्वेटेड होकर बढ़ा दिया जाएगा। क्यों बढ़ाया जाएगा वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ठीक, तो यहाँ पर हम 2 बैचों को इक्वेट कर रहे थे, तो हमने देख लिया कि 2 बैच का हमने परसेंटाइल निकाल लिया और यहाँ पर हमने ये देखा कि 99 परसेंटाइल जो है वो 155 मार्क्स जो बच्चा था, जो 200 में से निकाला गया 99, वो 170 नंबर के बराबर है। यहाँ से स्टार्ट से हमें क्या दिख रहा है कि 99.9 परसेंटाइल जो है वो 170 मार्क्स के बराबर है। ठीक, बैच सेकंड में। अब इसको कंपेयर हम किससे करेंगे, बैच फर्स्ट से, जिसमें 99.96 किसके बराबर था, 182 मार्क्स के। उसमें 170, यहाँ पर 182, तो 170 और 182 लगभग बराबर हो गए। ठीक, अब देखते हैं। इसको इन्होंने निकाला कैसे, देखिए यहाँ पर जो x1 है ये आपका बैच फर्स्ट है और जो ऊपर ये साइड में x2 है ये बैच सेकंड है, जिसको हमने रेफरेंस बैच माना था। ठीक, दोनों बैच का हमने परसेंटाइल एक तरफ लिख दिया। ये जो x एक्सिस में है ये परसेंटाइल है और y एक्सिस में जो है ये मार्क्स हैं। और इस चार्ट के ज़रिए
हमने एवरेज बीच की वैल्यू निकाल ली जो उनके मार्क्स और परसेंटाइल को कैलकुलेट करती हुई आ रही थी। ठीक, या इस चार्ट से समझ में नहीं आ पा रहा है तो इनके लिए इन्होंने डायरेक्ट फॉर्मूला दिया इंटरपोलेशन फॉर अनमैप्ड परसेंटाइल। अगर मैप के जरिए क्लियर नहीं हो पा रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूले से दिया जाता है। ठीक, अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए पहले बैच में जो था वो 99.99 था, यहाँ पे क्या है 96 है, पहले बैच वाले से थोड़ा कम है। जो पहले बैच वाला टॉपर था उसके 170 नंबर थे। ठीक, जाहिर सी बात है वो 99.99 पे 170 लाया है, तो ये 99.96.03 कम हो गया, तो इनके 167 मार्क्स आए। अब ये देखिएगा जो बैच सेकंड का टॉपर था उसके 170 नंबर हैं, और जो बैच फर्स्ट के पांचों टॉपर हैं उनके 3 नंबर अपने आप कम हो गए, जबकि अपने बैच के टॉपर थे और उससे भी ज़्यादा नंबर लेके आए थे। ये अपने बैच में लेके आए थे 200 में से 182, और वो वाला अकेला टॉपर 200 में से 170 लाया था। तो 200 में से 170 वाला 200 में से 182 वालों से ऊपर पहुंच गया, आगे बढ़ गया। कम नंबर वाला फाइनल मेरिट में उन पाँचों से आगे हो गया। क्यों हो गया? केवल और केवल इस वजह से कि वहाँ पर अकेला टॉपर था, यहाँ पर 5 टॉपर थे। तो ये परसेंटाइल मेथड पूरी और पूरी तरीके से इस बात पे निर्भर कर रहा है कि आपके नीचे आपसे कम नंबर वाले बच्चे कितने हैं या आपसे ऊपर कितने लोग टॉपर हैं। फाइनली आपको ये समझ में आ गया होगा जो मैं आपको शुरू से लेकर अब तक समझाना चाह रहा था कि आप रो रहे हैं या हंस रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आपको उस नॉर्मलाइजेशन मेथड के बारे में अभी कुछ नहीं पता जो यूपीएसआई के एग्ज़ाम में अप्लाई होने वाला है। ठीक, अब देखते हैं जो मैंने शुरू में बोला था कि उस चार्ट पे मैं वापस आऊँगा। चलिए दोस्तों, अब आते हैं सबसे मेन क्वेश्चन पे जो हम सबके दिमाग में घूम रहा है। जो बच्चे पेपर देकर आए हैं बाहर, उन सभी के दिमाग में घूम रहा है। कुछ को जीके को लेकर, कुछ को रीजनिंग को लेकर, कुछ को मैथ को लेकर कि सर नोटिस में तो 50% दिया था, लेकिन हमारे तो मैथ में 50% आ ही नहीं रहे, या हमारे तो रीजनिंग में 50% आ ही नहीं रहे, या हमारे तो जीके में 50% नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि सर हमारा तो जो बैच था उसमें ऐसे क्वेश्चन आए थे, मैं क्या कोई नहीं कर पाता। तो जब आप नहीं कर पाए तो बाकी भी नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज नहीं, आपके मार्क का परसेंटेज नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो परसेंटाइल तय हो रहा है वो केवल और केवल टॉपर्स के हिसाब से तय हो रहा है कि अगर आपके बैच में ऐसे लोग थे जिनका आईक्यू लेवल आपके बराबर था या आपसे नीचे था तो आप सिलेक्ट हो। यानी हर बैच से लगभग इन्हें अगर 200 लोग लेने हैं, अगर आपसे ऊपर 200 लोग ऐसे थे जो आपसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आए तो आप बाहर हैं। लेकिन अगर आपके मार्क्स इतने थे कि आप टॉप 200 लोगों में हैं तो आप इन हैं। कैसे हैं? देखिए, बैच फर्स्ट में एक स्टूडेंट जिसके 250 मार्क्स हैं उसके मैथ में केवल 30 मार्क्स रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका पेपर हार्ड था। ठीक, बैच थर्ड में एक स्टूडेंट वो 350 नंबर ले आता है। क्यों? क्योंकि उसका बैच में जो पेपर आया था वो आसान था। ठीक, अब 250 से 350 के बीच में 40% का अंतर है, क्योंकि टॉपर आप भी हो, टॉपर वो भी है, आईक्यू दोनों का सेम है, लेवल दोनों का बराबर माना जाएगा। तो जो आपका 30 मार्क्स मैथ में आ रहे थे वो 40% बढ़कर कितने हो जाएंगे? 42। लेकिन फिर भी 50% नहीं हो पाए। थोड़ा सा और आपको कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि 30 मार्क्स का मतलब हो गया कि आपने केवल 12 क्वेश्चन सही किए मैथ में, तो यानी आप थोड़ा सा लो हो थे।
थोड़ा सा वो कोशिश और आपको करनी चाहिए थी। चलिए अब बेस्ट सेकंड के बच्चे का मार्क्स लेते हैं। उसके थे 40 मार्क्स। 40 मार्क्स का मतलब हो गया कि लगभग 16 क्वेश्चन मैथ में उसके सही हुए। 12-13 उसने किए होंगे, 3-4 तुक्के सही हो गए, 16 क्वेश्चन उसके सही थे। ठीक, लेकिन क्योंकि 300 और 350 में 17% का अंतर है, तो इसको जो बेनिफिट मिलेगा वो 17% का बेनिफिट मिलेगा। और 17% का बेनिफिट मिलने के बाद इसके मार्क्स हो जाएंगे 40 से 53। ये मैथ में पास हो गया, या ये रीजनिंग में पास हो गया है, जीके में जिसके कम मार्क्स थे वो पास हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बेस्ट सेकंड का लेवल बेस्ट थर्ड से हार्ड था, और बेस्ट थर्ड को कंपेराइज इससे करना पड़ेगा। यहाँ पर मार्क्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, मार्क्स किसी के कम नहीं कर सकते, क्योंकि सीईटी जो जिस नॉर्मलाइजेशन मेथड्स यूपीएसआई अपनाने वाला है उसमें 50% हर सब्जेक्ट की कंडीशन नहीं थी, तो उन्होंने रेफरेंस बैच एक मिडिल बैच मान लिया था कि जैसे बेस्ट सेकंड को रेफरेंस बैच मान लिया था, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बच्चे थे वो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट थे, हाईएस्ट अटेंडेंस थी। उन्होंने रेफरेंस बैच जो माना था वो रेफरेंस बैच अटेंडेंस के हिसाब से माना। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बेस्ट थर्ड में एक बच्चा ऐसा था कि वो केवल 20 क्वेश्चन करके आया। जाहिर सी बात है, अगर उसके मार्क्स आपने कम कर दिए बेस्ट टू को रेफरेंस मानकर, तो वो कल के दिन क्लेम कर सकता है, केस कर सकता है। वो तो कहेगा सर साफ साफ की नोटिस में सर 50% लिखा था, मेरा पेपर आसान आया कठिन आया उससे मेरा क्या मतलब, मैं तो अपने पेपर में अपना क्राइटेरिया पूरा करके आया हूँ ना, 50% में लेके आया हूँ। आप मेरे मार्क्स कैसे कम कर सकते हो? वो अपना ऑनलाइन सीट का रिकॉर्ड मंगा सकता है, वो हाई कोर्ट के जरिए पूरा एग्ज़ाम रिकॉर्ड मंगा सकता है। बोले सर दिखाइए तो सही कितने क्वेश्चन थे, कितने अटैम्प्ट किए थे मैंने। तो सीधी सी बात है, अगर कोई 20 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट करके आया है तो वो क्लेम कर सकता है। इसी वजह से यहाँ पर किसी के भी मार्क्स कम नहीं होंगे, प्लस ही होंगे। इसलिए यहाँ पर जो रेफरेंस बैच माना जाएगा वो उस बैच को माना जाएगा जिसमें टॉपर के हाईएस्ट मार्क्स होंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्लेम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका राइट है। ठीक है, जो मैं समझाना चाहता था शायद आपको लगता है मुझे कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी नहीं आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। इस मेथड की एक और ख़ास बात है, वो ये है कि मान लीजिए 2 बैच का हमने एग्जाम्पल लिया। एक बैच में एक टॉपर के मार्क्स हैं 180, दूसरे बैच में टॉपर के मार्क हैं उसके भी 180 हैं। ठीक, अब पहले बैच में जो है, जो सेकंड टॉपर है उसके हैं केवल 150 मार्क्स, और जो दूसरा बैच है उसमें सेकंड टॉपर के हैं 175 मार्क्स। पहले बैच के 2 बच्चों के मार्क्स क्या हैं, एक के 180 और एक के 150, यानी 300 नंबर का अंतर है। ठीक, दूसरे बैच में एक के 180 है, 175 है, यानी केवल 5 नंबर का अंतर है। तो आपको क्या लगता है कि ये 150 और 175 वाले का क्या अंतर होगा? कुछ, कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वो भी सेकंड टॉपर है, ये भी सेकंड टॉपर है। यानी आपके बैच में भी आपके टॉपर और आपके बीच में 40 नंबर का फ़र्क पड़ गया तो भी आपके परसेंटाइल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फर्स्ट टॉपर के बराबर होगा, सेकंड टॉपर के बराबर होगा, थर्ड टॉपर के बराबर होगा, चाहे उनके मार्क्स कितने भी रहे हों, चाहे उनका टॉपर उनसे कितना भी आगे हो, चाहे उनके और उनके टॉपर के बीच में 1 नंबर का अंतर हो, चाहे उनके और उनके टॉपर के बीच में 50 नंबर का अंतर हो। यहाँ पर हर बैच में केवल टॉपर टू टॉपर कंपेरिजन हो रहा है। फर्स्ट टॉपर के बराबर होगा, सेकंड टॉपर, थर्ड टॉपर। आप इसे आप करते रहिए जैसा भी। अब ये होगा वैकेंसी के हिसाब से तय। मेरा जो जनरल आइडिया है वो ये है कि लगभग हर बैच से ये 100 लोग लेंगे फिजिकल के लिए। तो ये मान लीजिए एक जनरल आइडिया कि हर बैच से 100 टॉपर्स चुने जाने हैं, चाहे उनके कितने भी मार्क्स रहे हों। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना इस वीडियो को समाप्त करता हूं, और आशा करता हूं कि जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था वो आप लोगों की समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ मैं वीडियो अपना समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।